बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सिलेबस जो है वो दोबारा रिवाइज हो चुका है। आपका सिलेबस वही है जो यानी कि आपका ओल्ड सिलेबस जो पहले आपने जो बुक्स ली थी मोहम्मद सबर की, वही बुक्स जो है वो आपके लिए जो है सफिशेंट है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो आपने पढ़ना है वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सबर की बुक से पढ़ना है। वो बिल्कुल आपके ओल्ड सिलेबस के मुताबिक, यानी कि सिलेबस आपका पहला था उसके मुताबिक जो है वो बनाई गई है। उसमें हमने पहले 4 चैप्टर जो थे वो पढ़ लिए थे। आज हमने अपना 5वां चैप्टर जो है लिबर्टी, उसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज कट कट कर आ रही। जी जी, अब क्लियर हुई आवाज? हेलो जी सर, अब थोड़ी सी क्लियर है, थोड़ा सा सर ऊंची बोल रहे हैं सर, इस तरह समझ नहीं आ रही। ठीक है जी। लिबर्टी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का। तो डिस्कस करेंगे हम मोहम्मद सरवर की बुक से पॉलिटिकल साइंस से कि 5वां चैप्टर हमारा जो है वो लिबर्टी डिस्कस करेंगे। तो आवाज आ रही है सबको? सही तरह आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, सही जी सर, आ रही सही आ रही है सर। ठीक है। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी उर्दू में आज़ादी को कहते हैं। तो आज़ादी जो है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है? आज़ादी की डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टीवर्ट मिल ने अपना एक आर्टिकल लिखा। देखिए, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के जो फाउंडर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनमें से एक जो है वो स्टीवर्ट मिल है। स्टीवर्ट मिल ऐसा आदमी है जिसने लिबर्टी की बुनियाद रखी, जिसने मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद रखी, जिसने जमहूरियत की बुनियाद रखी। तो स्टीवर्ट मिल को ये क्रेडिट जाता है कि जो हम मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, 21st सेंचुरी में लिबरलिज्म का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करते हैं, तो स्टीवर्ट मिल का रोल जो है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी में उसने एक एसे लिखा, उस एसे का नाम था लिबर्टी। तो इससे पहले की जो स्टेट थी उसमें लिबर्टी को, आज़ादी को इस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता था जिस तरह के इसके बाद डिस्कस किया गया। इससे पहले की जो स्टेट थी, अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन या स्टेट की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो वो स्टेट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द घूमती थी। जो स्टेट की डेफिनेशन थी वो इस तरह की थी कि स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो अंदरूनी तौर पर अमन कायम करता था और बैरूनी तौर पर हमला अवल से बचाता था। और स्टेट और गवर्नमेंट जो है, एक तो उसका डिस्टिंक्शन नहीं था कि गवर्नमेंट और स्टेट में क्या फ़र्क होता है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि लोगों की जो राइट्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स और सिविक राइट्स, इनका तस्करा और ख़ासकर फंडामेंटल राइट का तस्करा हमें इससे पहले की स्टेट में, नेशन स्टेट में बिल्कुल नजर नहीं आता। तो स्टीवर्ट मिल का ये जो है बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उसने जो स्टेट बनाई उसमें ना सिर्फ राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसमें शामिल है। और जो इसके बाद जो स्टेट की डेफिनेशन की गई उसमें फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट क्या है? ऐसे राइट हैं जिनका आपस जो है वो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, यानी कि वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है उसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स का आपस जो है वो किया जाता है। तो लिबर्टी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के किस तरह की जिंदगी वो गुजारना चाहते हैं। हेलो सर, जी जी, एक मिनट सुनने दो यार। जहांजेब खान का माइक ऑफ करवाइएगा, उसके घर टीवी चला हुआ है, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, अच्छा सर। जहांजेब भाई ऑफ करो अपना। हेलो जहांजेब ठीक है, जी, अपना टीवी ऑफ करो बेटा जी, बंद कर दिया जी। तो
लिबर्टी को जब हम डिफाइन करते हैं तो लिबर्टी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसके साथ अगर दो और चीज़ें ऐड कर ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लिबर्टी जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इंडिविजुअलिज्म और दूसरा लिबरलिज्म। अब इंडिविजुअलिज्म जो है ये लिबर्टी के साथ बड़ा लिंक है। लिबर्टी ने इंडिविजुअलिज्म को जो है वो जन्म दिया। तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो क्या है? इंडिविजुअलिज्म ये 18वीं सदी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फिलॉसफी है। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो हुकूमत बनाई जाए, आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाएं और आपकी मर्जी यानी कि आपकी विल के मुताबिक जो है वो लेजिस्लेशन वो करें। आपकी विल की रिफ्लेक्शन जो है वो पूरी स्टेट और गवर्नमेंट में नजर आए। और उसके अलावा जो है अगर आपकी विल की रिफ्लेक्शन जो है वो पूरी स्टेट और गवर्नमेंट में अगर नजर नहीं आती तो आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप ये तनकीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी डिसीजन एक्शन मुझे मंजूर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो फैसला जो किया है ये इंडिविजुअल की, मेरी आज़ादी की और लोगों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, इसलिए मैं इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करता हूँ। लेकिन एहतजाज विद इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, विद इन लॉ होगा। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा जो है वो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी अपने ज़हन में, इंडिविजुअल जो है वो क्या चाहता है, पॉलिटिकली तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, वो पार्टी बनाना चाहता है, वो अपनी मर्जी से लोगों को इलेक्ट करना चाहता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक टर्म है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि लोगों की मर्जी से जो है वो हुकूमत तरतीब दी जाए, लोगों की राय से जो है वो हुकूमत जो है वो तरतीब जो है वो बनाई जाए या तब्दील की जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो 18वीं सदी की, जब हम जो है वो इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो ये कहता है कि मैंने अपनी मर्जी का काम करना है, अपनी मर्जी से बिजनेस करना है। हुकूमत जो है वो मेरे बिजनेस में मुदाखलत ना करे, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ मुझे करने की जो है वो परमिशन दी जाए। हुकूमत उसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊं, जो भी इंटरप्राइज मैं करूं, जो भी इंटरप्रेन्योरशिप से मुराद एक ऐसा कारोबार है जो मुनाफे की गर्ज से आप करते हो। कोई भी कारोबार आप करें, वो कारोबार जो है उसमें जो मुनाफा है और उसकी प्राइस का तयन जो है वो आप करेंगे, स्टेट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये शुरू का कंसेप्ट है, ज़हन में रखें। ये इकोनॉमिक लिबर्टी का शुरू का 17वीं 18वीं सदी का कंसेप्ट है। अब ये काफ़ी चेंज हो चुका है। सिविक राइट यानी कि आप अपनी कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिस तरह के आपकी कस्टम्स हैं, कन्वेंशंस हैं, आपके एथिक्स हैं, आपके रिलीजन्स हैं, उनके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो स्टीवर्ट मिल ने पेश किया। जो स्टीवर्ट मिल ने जो कंसेप्ट पेश किया वो ये था कि लोगों को 3 तरह के राइट्स जो हैं वो दिए जाएं। तो ये आप साथ साथ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं, लोगों को सिविक राइट्स दिए जाएं। अगर ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो स्टेट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। ना सिर्फ उनको ये राइट्स दिए जाएं बल्कि इनमें से कुछ राइट्स जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आइन में किया जाए। जिन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आइन में किया जाता है उनको बुनियादी हकूक़ यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहा जाता है। और हुकूमत जितने भी फैसले करे, देखें 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के, हमेशा इसको ज़हन में बिठा लें कि मौजूदा जो स्टेट है वो 3 ऑर्गन पर मुश्तमिल है। कुछ 4 ऑर्गन्स भी कहते हैं लेकिन 3 ऑर्गन्स आपके ज़हन में होने चाहिए। लेजिस्लेशन, कानून साजी। देखिए जब हम कानून साजी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का कंसेप्ट आपके ज़हन में आना चाहिए। पाकिस्तान का एक पार्लियामेंट है, एक नेशनल असम्बली, एक सेनेट है, ये दोनों मिलकर जो है वो कानून साजी करते हैं। जो लोग कानून साजी करेंगे वो आपकी मर्जी से वहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनको इलेक्ट करेंगे, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चाहे वो नेशनल असम्बली में होंगे चाहे वो सेनेट में होंगे, वो आपके बिहाफ पर वहाँ पर इलेक्ट होकर जाएंगे और आपके कहने पर द विल ऑफ द पीपल, इसका नतीजा जो है वो उसने पेश किया था कि अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल जो है वो कानून साजी जो है वो की जाए। दूसरी है गवर्नमेंट, हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन। अब हुकूमत क्या करती है? देखिए जब हम हुकूमत को डिस्कस करते हैं तो अगर आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में देखें कि मुख्तलिफ अदारे आपको मॉडर्न स्टेट में नज़र आते हैं।
मुख्तलिफ जिस तरह मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन अफेयर्स की, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की है, डिफेंस है, वगैरह वगैरह बेशुमार मिनिस्ट्रीज आपको नजर आती हैं, यानी कि बेशुमार आपको अदारे इंस्टीट्यूशन जो है वो नजर आते हैं। इन अदारों ने किस तरह से चलना है, इन अदारों को चलाने का आइडिया जो है वो किस तरह से देना है। हमने ये देखा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो था बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नाकाम रेलवे सिस्टम था, लेकिन पिछले 20-25 सालों में उनका रेलवे सिस्टम एक मॉडर्न रेलवे सिस्टम बन गया। तो वहाँ पे जो रेलवे मिनिस्टर आया उसने इस तरह का आइडिया दिया कि उनकी रेलवे जो है वो एक मॉडर्न रेलवे जो है वो बन गई। अगर अच्छे आइडियाज लीडरशिप के पास होंगे, तो लीडरशिप के पास अच्छे आइडियाज किस तरह से आएंगे, अगर वो एक्सपर्ट होंगे। अगर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसे फाइनेंस का नहीं पता है, इंटीरियर मिनिस्टर है उसको मैनेजमेंट का नहीं पता है, और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर जो है उसको डिप्लोमेसी का नहीं पता, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको एग्रीकल्चर का नहीं पता, तो फिर अच्छे डिसीजन, अच्छे आइडियाज किस तरह से आएंगे। तो हुकूमत जो है जो भी फैसला करे, कोई भी डिसीजन ले, कोई भी पॉलिसी बनाए, वो लोगों की राय के मुताबिक होनी चाहिए। जुडिशरी, अब अदालतें जो हैं एक तो वो आज़ाद होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो आपके मुल्क का सिस्टम हो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें यह है कि जस्टिस ना सिर्फ किया जाए बल्कि वो नजर भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट टू बी डन बट सीम टू बी डन, और जस्टिस जो है वो स्पीडीली किया जाए। तमाम लोग कहें कि ये जस्टिस जो है वो हुआ है। जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जेक्टिव करे, यानी कि एग्जेक्टिव को अपॉइंटमेंट लोग करते हैं और लोग जो अपॉइंट एग्जेक्टिव के बाद जो है वो एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट करे जजेस को। तो इस तरह से जो है वो मॉडर्न स्टेट के 3 अदारे जो हैं वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो लिबर्टी क्या है, जो स्टीवर्ट मिल के हाथ जो उसका कंसेप्ट है, जो उसने लिबर्टी के आर्टिकल में डिस्कस किया है कि तमाम रियासती अमूर, तमाम फैसले, लेजिस्लेशन, अदालती फैसले, एग्जेक्टिव फैसले वो लोगों की मर्जी के तहत जो है वो किए जाएं। पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि अगर फैसले जो है वो लोगों की राय और लोगों की मंशा के मुताबिक नहीं किए जाएंगे तो वो रियासत जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सकती। आगे जो है काइंड्स ऑफ लिबर्टीज हैं वो पहले भी मैंने बताई है, अगर आप लिखना चाहते हैं। 3 तरह की लिबर्टीज हैं, सिविल लिबर्टी, नंबर 2 पॉलिटिकल लिबर्टी, और नंबर 3 इकोनॉमिक लिबर्टी। ये 3 लिबर्टीज जो हैं जो आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। दोबारा से इन तीनों को जो है वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में हम डिस्कस करते हैं कि सिविल लिबर्टी या सिविल राइट्स क्या हैं। उसमें से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखना चाहते हैं वो ये है कि सिविल राइट में पहला राइट जो आप अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ऑफ लॉ जो आपको पता होना चाहिए वो है रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो आर्टिकल 4 जरूर पढ़ना है आपने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसका जो आर्टिकल 4 है उसमें रूल ऑफ लॉ जो है वो बयान किया गया है। रूल ऑफ लॉ क्या है, जब तक आप कोई जुर्म नहीं करते उस वक्त तक आपको पकड़ा ना जाए, आपको इलीगल जो है वो डिटेन ना किया जाए, आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपका ट्रायल चलना चाहिए, उससे हटकर कोई ट्रायल नहीं चलना चाहिए। आम कोर्ट में आपका ट्रायल चलना चाहिए, आपके लिए अलहदा से कोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए, अलग आपका ट्रायल होना चाहिए, खुली कोर्ट में आपका ट्रायल जो है वो होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर आपकी मूवमेंट्स जो है वो उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। आप जहां पाकिस्तान में जाना चाहते हैं विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ये ध्यान में रखिए। अगर कानून ये कहता है कि आप फलां जगह पे नहीं जा सकते, या फलां जगह पे इमरजेंसी लगी हुई है, या फलां जगह पे जो है वो दफा बंद 4 लगी हुई है, वो आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अदरवाइज जिस जगह पे भी आप जाना चाहते हैं, तो सिविक राइट्स में रूल ऑफ लॉ, और दूसरे नंबर पर जो है कि आपका राइट है, राइट टू गो एनीवेयर इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में जिस जगह पे भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो सिविक राइट्स या सिविक लिबर्टीज में आता है वो है आपकी फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह का सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। आप फ्रीडम ऑफ थिंकिंग में क्या है, आप एक बुक लिखना चाहते हैं, आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ भी क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, आप कोई
जो है वो कारोबार करना चाहते हैं, वो आपको करने की जो है वो आपको परमिशन होनी चाहिए। आप प्रॉपर्टी जो है वो आपका नेचुरल राइट है। जितनी भी प्रॉपर्टी स्टेट में आप बनाना चाहते हैं लेजिटिमेट मीन से, यानी कि जायज़ दराओं से, आप प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं। आपके इस राइट में कोई जो है वो इंटरफेरेंस ना करे। राइट टू प्राइवेसी, आपकी चादर चार दीवारी में कोई जो है वो इंटरफेरेंस ना करे। आप जो भी ऑक्यूपेशन यानी कि कारोबार करना चाहते हैं वो कारोबार जो है वो आप कर सकते हैं। तो सिविक राइट्स में या सिविक लिबर्टी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वन बाय वन जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। राइट टू लाइफ, नंबर 2 राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी, राइट टू रेपुटेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, CONSCIENC, अपने ज़मीर के मुताबिक जिंदगी गुजारना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फैमिली लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अलावा राइट टू एसोसिएशन। सर ये थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बता दें ये। जी जी ठीक है बेटा, ठीक है। दोबारा से अगर मैं कहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 राइट टू लाइफ, ठीक है बेटा? यस ये स्पीड ठीक है जी। राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी, राइट टू पर्सनल सिक्योरिटी। नंबर 3 राइट टू रेपुटेशन, REPUTATION, रेपुटेशन। नंबर 4 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फैमिली लाइफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एसोसिएशंस, रूल ऑफ लॉ। तो ये सारे जो हैं ये आपकी सिविक लिबर्टी या सिविक राइट्स हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लॉ में किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। तो स्टीवर्ट मिल ये कहता है कि अब जो स्टेट बनाई जाए, मॉडल स्टेट जो बनाई जाए, उसमें ये सिविक राइट्स जो है वो होने चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है वो इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं, ये भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले भी हमने इनको डिस्कस किया है। सर सेवंथ वाला काइंडली रिपीट कर दें एक बार, सेवंथ वाला जो था राइट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बात करने की आज़ादी, यानी कि इसको आप फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, तनकीद करने की आज़ादी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इकोनॉमिक राइट्स लिखें। इकोनॉमिक राइट्स में है नंबर 1 राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसका आइडिया जो था वो जॉन लॉक ने पेश किया था। उसने ये कहा था कि नेचुरल एज में इंसान जितनी प्रॉपर्टी रखना चाहता था, जितनी पोजेशन रखना चाहता था, वो रख सकता था। अब रियासत जो नहीं बनाई जाए उसमें भी जो लोग हैं उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी, लेकिन जायज़ ज़राए से यानी कि लेजिटिमेट मीन्स से वो बना सकते हैं। नंबर 2 राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क से मुराद क्या है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, ये ना हो कि फ़लाँ काम जो है वो फ़लाँ सूबे के लोग करेंगे, फ़लाँ कम्युनिटी के लोग करेंगे, फ़लाँ जो है वो नस्ल के लोग करेंगे, फ़लाँ मज़हब के लोग करेंगे, फ़लाँ जो है वो सेक्ट के लोग करेंगे। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि राइट टू वर्क जो है वो हर किसी को जो है वो राइट होना चाहिए स्टेट में। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आप आगे चल के जो है वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि आप अपनी मर्जी से वादा कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पाकिस्तान आप एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक वो जो है वो लेजिटिमेट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे है पॉलिटिकल राइट्स। अब पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उसमें नंबर 1 राइट टू वोट,
आप वोट डालना चाहते हैं, जिसे भी वोट डालना चाहते हैं आप उसको डालें। अगर कोई आपको वोट डालने से रोकता है तो आप आगे चल के जो पार्टी में पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ेंगे तो उसकी पनिशमेंट है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो किसी को वोट डालना चाहते हैं, आपको वोट डालने का राइट नहीं दिया गया। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कोई भी आदमी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना चाहता है, उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो है वो राइट दी जाए। राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस आप होल्ड करना चाहते हैं, कोई भी दफ्तर, तो उस पर कोई कतगन नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आप जो भी ऑफिस जो है वो होल्ड करना चाहते हैं, आपको होल्ड करने की आज़ादी जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो फ्री इलेक्शन, अगर इलेक्शन फ्री ना हो, अब फ्री इलेक्शन के पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। 17वीं 18वीं सदी से पहले इंग्लैंड में, यूरोप में बादशाह जो है ये इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जिस आदमी को वो सामने लाना चाहता था, जिस तरह आज कल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी शख्स को सामने लाने चाहती है तो वो उसके लिए जो है वो प्रोपेगेंडा करता था, प्रोपेगेट करता था, तो कहता था इसको वोट डालें। तो उसके खिलाफ जो है वो पूरी एक जो है वो इंग्लैंड की हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के नतीजे में वहाँ पर जो है वो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब आया बाकायदा तौर पर, जिसके नतीजे में बादशाह ने अवाम के कुछ राइट्स जो हैं वो तस्लीम किए। वो राइट्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप दर्ज करना चाहें। 1689 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जिस लॉ को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स RIGHTS। उसमें जो फ्री इलेक्शंस को जो है वो उसको भी डिस्कस किया गया कि इलेक्शन जो है वो फ्री होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। आगे है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तरतीब देना चाहते हैं, आप जो है वो पार्टीज जो है वो तरतीब दे सकते हैं। तो ये सिविक, नंबर 2 इकोनॉमिक, और नंबर 3 जो है वो पॉलिटिकल राइट्स, जिनका तस्करा जो है वो आपके सिलेबस में भी है, स्टीवर्ट मिल्स ने भी किया है, जॉन लॉक ने भी किया है, और रोसू ने भी किया है। अब एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राइट्स के कंसेप्ट को समझने के लिए आपके जहन में ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपके जहन में ऑब्लिगेशंस का जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो राइट्स का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है। रूसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है, और बड़ा खूबसूरत। सर आपके वर्ड की समझ नहीं आई, किस चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन फ्राइज जी, क्लियर हुआ? ड्यूटी, पहले आपको अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, आपकी ड्यूटी क्या है, आपके फ्राइज क्या हैं। जब आपको अपने फ्राइज के बारे में पता होगा तो फिर ही आप अपने जो है वो राइट्स के बारे में जो है वो जान सकेंगे। तो ड्यूटीज, रोसू ने जो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी उसमें डिस्कस किया है कि आपकी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी जो सिटीजन की डेफिनेशन है वो भी यही डेफिनेशन है, इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो आपको पता होना चाहिए ड्यूटी से क्या मुराद है। स्टेट के लॉ को ओबे करना है, आपने स्टेट को टैक्सेस देने हैं, स्टेट के साथ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, पैट्रियटिज्म, हुकूमतनी होनी चाहिए। अगर आप स्टेट के साथ आपकी हुकूमतनी नहीं है, अगर आप लॉयल नहीं है तो फिर आपको राइट्स भी नहीं मिल सकते। तो राइट्स और ड्यूटीज जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक्स हैं, इनको जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता, बल्कि इन दोनों को जो है वो साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर आप अपनी ड्यूटीज के बारे में जानते हैं तो फिर ही स्टेट जो है वो आपको राइट्स देगी। टैक्सेस आप स्टेट को नहीं देना चाहते, स्टेट के लॉज को नहीं बनाना चाहते, आप सेंटिटी ऑफ वोट्स को मद्देनजर नहीं रखते, आप यू आर नॉट लॉयल विद स्टेट, स्टेट के साथ लॉयल नहीं है, दूसरी ड्यूटीज जो है वो आप सही तरह जो है वो परफॉर्म नहीं करते, तो किस तरह से फिर आपको राइट्स जो है वो दिए जाए। आगे चल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके ये राइट्स जो है वो कौन किस तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं, कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके राइट्स को लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया जाता है।
आपके राइट्स की, जो अभी हमने सिविक राइट्स पढ़ा है, पॉलिटिकल राइट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक राइट्स पढ़ा है, उसकी वायलेशन होती है तो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कौन करता है? उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ करता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है उसकी तशरीह व तफवीज़ कौन करेंगे? वो अदालत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जो है वो आप रिट दायर करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर करते हैं कि फलां अथॉरिटी ने, हुकूमत ऑफिशल्स ने, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिशल्स ने या किसी आदमी ने आपके राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की इंप्रूवमेंट की है, खिलाफवर्जी की है, आपको सिविक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, तो आप कोर्ट में जाकर जो है रिट दायर करते हैं, दरखास्त देते हैं कि मेरे राइट जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो बात है कि कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स। अब ये जहाँ पे एक बात जो समझने वाली है, एक फंडामेंटल राइट्स है और दूसरे नंबर पर जो है वो राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन? कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन है, ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जो रियासत को चलाने का तरीकाकार बयान करता है, जो सॉवरेन को चलाने का तरीकाकार बयान करता है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिस्क्राइब्स और डिस्कसेस? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो बयान करता है कि आइन किस तरह का होगा, आइन किस तरह का होगा, उसकी नेचर क्या होगी, जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट की, उनकी जो है उनकी पावर्स क्या होगी और उन पे लिमिट्स क्या है। वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो राइट्स सिर्फ राइट्स हैं, सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो जो है वो जो है वो राइट्स हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट लॉ में किया जाता है। तो लॉ जो है वो क्या है? लॉ लोगों के मामलात को तय करने के लिए बनाया जाता है, लोगों के डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। लोगों के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, दो आदमी के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो सकता है। अब देखें, दो आदमी एक मायदा करते हैं, उस मायदे में दो फरीक हैं, एक कहता है कि मायदा इस तरह का, दूसरा कहता है कि मायदा इस तरह का। अब दुरुस्त कौन? तो इसका हल जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो अदालती करेगी, लेकिन उसका तयन जो है वो कहाँ पे किया जाता है? उसका तयन जो है वो लॉ में किया जाता है। तो लॉ जो है वो बयान करता है कि व्हाट आर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविक राइट्स ऑफ द पीपल। लोगों के सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स जो है वो क्या है। अब जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि आपका जो पेपर आएगा वो ऑनलाइन आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपका पेपर आएगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ये लिबर्टी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, काइंड ऑफ राइट्स आपसे पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, ये लिबर्टी की मूवमेंट कब चली। तो लिबर्टी की मूवमेंट जो है वो अमूमी तौर पर इसको पॉलिटिकल साइंस में स्टीवर्ट मिल के साथ अटैच किया जाता है। ये सॉरी सर, काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा। ये सर इसके नोट्स नहीं मिल रहे? ये नोट्स भी बाद में बना के देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक आइडिया तो आपके सामने कि ये जो है क्या है। अभी तक हमने हमारे सामने जो है ना तो पैटर्न नहीं दिया यूनिवर्सिटी ने कि किस तरह की ऑब्जेक्टिव टाइप। सर आपकी आवाज ना बहुत हल्की आ रही है। जी, अभी तक जो है वो यूनिवर्सिटी ने हमें कोई पैटर्न नहीं दिया पेपर का। तो पहले जो है वो फर्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे जो आपका सिलेबस रह गया उसको जो है वो हम कवर अप कर सके। तो शुरू में तो गो थ्रू होंगे, बाद में जो पैटर्न जिस तरह यूनिवर्सिटी देगी उस पैटर्न को मद्देनजर रखकर जो है वो हम आपको जो बताएंगे किस तरह से जो है वो आपने ऑनलाइन जो है वो क्वेश्चन करने
आपको ये आज जो मकसद था, अब जो हमारा मकसद है वो ये है कि उस चैप्टर के बारे में जो है वो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया जाए, उस चैप्टर में जो है वो क्या डिस्कस किया गया है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है सर जी 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 पूछें। हेलो जी जी पूछें। मीट होगा जी जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सर जी 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 ऑनलाइन, जी जी वो ऑटोमेटिकली सबमिट होगा। ये बेटा सारी जो इसका तरीकाकार है ना वो बाद में हम बताएंगे। जिस तरह यूनिवर्सिटी हमें अभी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एक मीटिंग हुई है, उन मीटिंग में उन्होंने ये बताया कि आपके पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, विल भी, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हों। अगर अभी हालात जो है ना उनके को मद्देनजर रखकर हो सकता है हालात सही हो जाएं तो फिर शायद आपके जो है वही पैटर्न हो जो पहला पैटर्न है। लेकिन अभी उन्होंने एक जो है वो पॉसिबिलिटी, एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो पेपर है ना वो उन्होंने क्लियर जो है सर ये भी अभी पक्का नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन उन्होंने क्या हो सकता है। यार लेक्चर तो सुन लो, बाद में कर लेना। अगर जो है वो इसी तरह जो है वो कोरोना वायरस जो है प्रलॉन्ग करेगा तो फिर जो है लाजमी तौर पर ऑब्जेक्टिव भी होंगे, लेकिन हो सकता है इसको चेंज भी कर दिया जाए। लेकिन जो पेपर का पैटर्न जो है वो अभी तक जो है सही सर यानी कि ये तो फिर हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि तैयारी फिर अभी हम लोग उस तरह करेंगे, मतलब जैसे पहले पेपर होते थे उस तरह से तैयारी करेंगे या एमसीक्यूज के लिहाज से करें सर? ये तो दोनों तरह से करें ना। देखें ना, ये हमने चैप्टर पढ़ा है, आप ये पूरा चैप्टर पढ़े। जब आप ये चैप्टर लिबर्टी का पढ़ेंगे तो आपकी दोनों तरफ से तैयारी होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगी, सब्जेक्टिव भी हो जाएगी। जब ये चैप्टर पढ़े तो आपके पास जो है एक जो है वो पेंसिल होनी चाहिए, एक कागज होना चाहिए, जो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है, ये जो है इम्पोर्टेंट जो है ये आदमी का नाम है वगैरह वगैरह, डेट है, वो सारे जो है वो साथ लिखते जाएंगे। ठीक है सर, देते रहो। सर कॉलेज कोई टेस्ट की सीरीज नहीं लेगा? ये जो है वो हम जो है ना वो मशवरा करते हैं इसके बारे में भी आपको जी। फर्दर कहा था कि सैंपल पेपर आएंगे सर, वो नहीं आ रहे सैंपल जो आपने देखे पेपर? अभी बेटा कोई सैंपल पेपर नहीं हमारे पास आया, कोई सैंपल पेपर आएगा तो हमको देंगे। अभी मकसद ये है कि आपका जो सिलेबस रह गया ना उसको जो है एक दफ़ा जो है ना खोलें। सर जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो जी 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 बेटा। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो ओपन है, अगर कोई बुक्स वगैरह इशू करवानी हाँ हो? जी हाँ जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं जब आना चाहिए। तो अब ये जो है ना इसके बारे में आपने ये चैप्टर लाजमी पढ़ना है जी। सर दी गार्ड एंटर नहीं होने देते, मैं कल भी आया हूँ। चलें ये मैं प्रिंसिपल साहब से मसला करके फिर मैं उन्होंने के एंटर अंदर होने दे, वो कह रहे गार्ड अंदर नहीं आने दे रहे, प्रिंसिपल साहब ने रोका हुआ है। चले मैं कानपुर उनसे से आया हूं तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, उन्होंने कहा निकल जाओ। चले ये मैं अभी उनके नॉलेज में रखता हूँ। स्टूडेंट आना चाहते हैं सर ये जो उमर साहब हैं उनको म्यूट कर दे, बार बार विसल बजा रहे हैं जी। अब ये हमने सब सारा जो है चैप्टर डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन है तो कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें मुझे, ठीक है? खुदा हाफिज़, थैंक यू सर आपका